पीटीआई सिर्फ ये नहीं कह रही कि उन्हें रिजर्व सीट्स मिलनी चाहिए, वो कह रही है कि उन्हें रिजर्व सीट्स अभी मिलनी चाहिए और उसके बाद ही नेशनल असेंबली का सेशन हो सकता है, उसके बाद ही स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस हो सकते हैं, उसके बाद ही प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो सकता है। तो अगर सिर्फ बात तब तक यहाँ तक होती कि उन्हें रिजर्व सीट्स मिलनी चाहिए, मेरा ख्याल है उसके पीछे एक लॉजिक है, एक रीजनिंग है। लेकिन ये कहना कि ये अहम ओहदे इलेक्ट ही नहीं हो सकते जब तक उनके बकौल असेंबली कंप्लीट ना हो और उन्हें रिजर्व सीट्स ना मिले, मेरा ख्याल है इसको ना आइन सपोर्ट करता है ना कानून सपोर्ट करता है। जो नून लीग का मौकफ है उसमें अगेन अगर हम कानून और आइन देखें तो उसमें एक इबाम है, एक एम्बिग्विटी है। कैसे? आइन कहता है आर्टिकल 51 कि रिजर्व सीट्स पॉलिटिकल पार्टीज को मिलेंगी और उन्होंने बता दिया कि किस तरह प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगी और खवातीन की सीट्स के लिए प्रोविंसेस में आपको जितनी जितनी सीट्स मिलेंगी उसके अकॉर्डिंगली रिजर्व सीट्स का कैलकुलेशन होगी। लेकिन ये है सब्जेक्ट टू लॉ, और लॉ कौन सा है? इलेक्शंस एक्ट। और इलेक्शंस एक्ट कहता है, वो पूरा प्रोसीजर देता है कि किस तरह एक पूरा नॉमिनेशन का प्रोसेस होगा, स्क्रूटनी का प्रोसेस होगा, जो पार्टीज फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा कि कौन सी लिस्ट है, उसमें कौन से लोग हैं जिनकी स्क्रूटनी हो गई है। सो ये पूरा प्रोसेस इलेक्शंस एक्ट में लिखा है। और बहुत अहम बात यह है कि इलेक्शंस एक्ट कहता है कि जो लिस्ट पार्टीज देंगी उसमें अगर वो लिस्ट एग्जॉस्ट हो जाती है तो उसमें आप नाम ऐड कर सकते हैं, लेकिन पूरी ही नई लिस्ट शुरू से देना इलेक्शंस के बाद, ये इलेक्शंस एक्ट में कहीं नहीं लिखा। आइन में भी आर्टिकल 224 है, वो कहता है अगर कोई शख्स रिजर्व सीट्स पे जो इलेक्ट हुए हों, वो डेथ हो जाती है या डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं या रिजाइन कर जाते हैं, तो जो रिजर्व्ड सीट्स की लिस्ट्स हैं उसी में बाकी जो अगला शख्स होगा उसको नॉमिनेट कर दिया जाएगा। और अगर तब भी रिजर्व सीट्स की जो लिस्ट है वो एग्जॉस्ट हो जाएगी तो आप मजीद नाम ऐड कर सकते हैं। तो ये जो पूरा लिस्ट्स का मामला है, ये पीटीआई का गलत मौकिफ है कि ये तो आइन में कहीं नहीं लिखा। आइन में है लिस्ट की बात, एग्जॉस्शन के बाद आप मजीद नाम ऐड कर सकते हैं, उसके बगैर नहीं कहीं लिखा कि क्या मामला होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पीटीआई की सिचुएशन यूनिक है, उनको सिंबल नहीं मिला, इसकी वजह से उन्होंने इंडिपेंडेंस के तौर पे इलेक्शन लड़ा, इसलिए उन्हें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन करनी पड़ी ताकि उन्हें रिजर्व सीट्स मिले। पहले से उनकी प्लानिंग नहीं थी, वरना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पहले लिस्ट जमा करवा सकती थी, उन्होंने नहीं की। तो एक आईनी लीगल बहरान तो है, लेकिन मैं कहूंगी कि इसको उनके हक में रिजॉल्व करना चाहिए, उन्हें सीट्स मिलनी चाहिए। लेकिन पीटीआई ने अपना खुद मौकफ कमजोर कर दिया, साथ साथ ये दावा करके कि असेंबली कंप्लीट ही नहीं है जब तक हमें हमारी सीट्स नहीं मिलेंगी। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात है कि एग्जाम्पल दी जाती है बाप पार्टी की, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि जब बाप पार्टी को सीट मिलने की बात हुई, इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिफिकेशन जारी किया उसमें पूरा स्केड्यूल 3-4 हफ्ते का था। तो ऐसा नहीं हुआ कि बाप पार्टी को फौरन रिजर्व सीट्स मिल गई, 3-4 हफ्ते का प्रोसेस फॉलो करने के बाद उनको सीट्स मिली। तो पीटीआई एग्जाम्पल बाप पार्टी का देती है लेकिन स्केड्यूल की बात नहीं वो करती। फिर वो लाहौर हाईकोर्ट की एक जजमेंट की बात करते हैं जिसमें हाईकोर्ट ने कहा एक दिन का डिले था कि जो डेडलाइन थी एक दिन बाद लिस्ट सबमिट की गई। लाहौर हाईकोर्ट ने कहा इस डिले को कंडोन कर देना चाहिए। ये भी बात समझ आती है, यहाँ तो एक दिन का डिले नहीं है, तो यहाँ तो कई महीनों का डिले है, तो क्या उसको कंडोन करना चाहिए या नहीं। एक और केस है पेशावर हाईकोर्ट का, ये लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड है। वहां पे एक पार्टी ने रिजर्व्ड सीट्स की जो लिस्ट है वो जमा ही नहीं कराई थी। पेशावर हाईकोर्ट ने कहा कि आप नई लिस्ट जमा नहीं करवा सकते। तो अगर आप हमारी जूरिस्प्रूडेंस देखें, जजमेंट्स देखें, तो आपको दोनों तरफ की मिसालें मिलती हैं। फिर भी मैं कहूंगी कि रिजर्व सीट्स दे देनी चाहिए। एक यूनिक सिचुएशन है, एक एम्बिग्विटी है कानून में, बेहतर है आप पॉलिटिकल पार्टीज के हक में फैसला करें। लेकिन जो पीटीआई ने असेंबली के सेशन को इसके साथ जोड़ दिया है, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को इसके साथ जोड़ दिया है, ये मेरा ख्याल है उनकी पोजीशन को कमजोर करता है, क्योंकि ये तो कहीं भी ना आइन सपोर्ट करता है बात, ना लॉ सपोर्ट करता है, क्योंकि अगेन आइन में साफ अल्फाज में लिखा है कि इलेक्शन के अगले दिन के बाद 21st डे को द नेशनल असेंबली शैल मीट। इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये पीटीआई का मौकफ जो है वो कमजोर करता है उनकी पोजीशन। कॉन्स्टिट्यूशनल आपको एक राइट देता है कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसका प्रोसीजर जो है वो कानून में दिया जाता है। आप प्रोसीजर फॉलो करेंगे तभी आपको वो राइट मिलेगा। तो ये कहना
कि लिस्ट देना उसकी कोई अहमियत ही नहीं है, ऐसा नहीं है। और अब बहुत ज्यादा डिले जो है वो हो चुका है। तीसरी बात ये कि अगर आज भी, और मैं तो कहती हूँ पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीट्स मिलनी चाहिए, रिजर्व सीट्स, लेकिन जो प्रोसेस है वो 3-4 हफ्ते का है, ये हो ही नहीं सकता। और आप बाग पार्टी का अगर एग्जाम्पल देते हैं तो आप उसके स्केड्यूल का भी एग्जाम्पल दें कि तब भी 3-4 हफ्ते का प्रोसेस था जो फॉलो हुआ, फिर रिजर्व सीट्स मिली। अगर आज इलेक्शन कमीशन कहता है इन्हें रिजर्व सीट्स मिलेंगी, तो मार्च के आखिर में जाके ये रिजर्व सीट्स उनको एक्चुअली असेंबली में वो आ सकेंगे लोग। तो ये कहना कि तब तक सब कुछ रुक जाए, पूरी हुकूमत बनने का प्रोसेस रुक जाए, ये इसके पीछे कोई मंतक समझ नहीं आता, क्योंकि आइन में ऐसा कुछ नहीं है। आपने असेंबली का सेशन बुलाना है 21 डे को। आखिरी बात, ये बिल्कुल एक गलत इंप्रेशन दिया जा रहा है जैसे इन जो पोजीशंस के इलेक्शंस है उनका रिजल्ट आउटकम ही फर्क होगा अगर रिजर्व सीट्स मिल जाएंगी। ऐसा नहीं होगा, प्रोपोर्शन तो वही रहेगा जो अभी असेंबली में है सीट्स का। तो ऐसा कहना कि अगर सीट्स मिल जाएंगी तो फिर शायद इलेक्शंस के आउटकम्स मुख्तलिफ हो जाए, ऐसा नहीं होगा। शायद सेनेट के इलेक्शन में ऐसा हो जो एंड ऑफ मार्च होने हैं, लेकिन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन में ऐसा नहीं होगा, तो आउटकम तो इफेक्ट नहीं होगा। तो बेहतर है आप रिजर्व सीट्स का मामले पे लड़ें, लेकिन आप ये ना कहें कि हम रोक देंगे, पूरी हुकूमत साजी का प्रोसेस रोक देंगे, असेंबली नहीं बुलाने देंगे। आपको सीट्स मिल सकती हैं, लेकिन वक्त लगेगा, उसमें महीने तक का वक्त लग सकता है।